अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्टिविटी। आज के हम अपने टॉपिक में कवर करेंगे ऑपरेशनल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, और हम ओएम की स्टडी क्यों करते हैं, ये और सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट क्या आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को सबसे पहले समझने के लिए हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? ऐसी प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ऐसी चीज़, ऐसा काम करना जिसके ज़रिए आप किसी गुड को या अपनी सर्विस को क्रिएट कर सकें। जैसे कि आप नॉर्मली देखा जाए, आप एक टैक्सी ड्राइवर है तो क्या वो क्या कर रहा है, वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मगर वो सर्विस की इंडस्ट्री में लाजमी आ रहा है। एक बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करना, वॉच बनाना, ये तमाम काम प्रोडक्शन की कैटेगरीज में आते हैं। ऑपरेशनल मैनेजमेंट एक सेट होता है एक्टिविटीज़ का जो कि क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ गुड और सर्विसेज के इनपुट को ट्रांसफ़र करके आउटपुट के अंदर। ऑर्गेनाइजिंग टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। एक गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से फंक्शंस असेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले आ गया आपके पास मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या करती है? आपकी डिमांड जनरेट करती है। जब आप किसी एक चीज़ की, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे तो लोग उसे देखेंगे, उन्हें पसंद आएगी, उस चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड डेवलप होगी। सेकंड थिंग आ गई हमारे पास प्रोडक्शन या ऑपरेशन, यानी कि वो चीज़ जिसके ज़रिए आपकी प्रोडक्ट या गुड जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है। और थर्ड आ गया हमारे पास फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर फाइनेंसिंग के आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस तो कर लोगे, मगर जब तक आप अपने लेबर को पे आउट नहीं करोगे या जो उसके अंदर रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी पेमेंट की कैलकुलेशन नहीं करोगे, या एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करोगे, उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करोगे, तो आप उस चीज़ को आगे सेल आउट नहीं कर सकते। तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो होती है वो आपको प्रोवाइड करेगी लेबर जो कि काम करेंगे, या जिनको ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करोगे। ह्यूमन रिसोर्स के बगैर भी आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट ही नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास मशीनरीज है, आप मशीनरी के थ्रू काम कर रहे हो, बट मशीनरी को भी ऑपरेट करने के लिए आपको लेबर फोर्स की ज़रूरत है, और आपको अकाउंट्स चलाने के लिए भी लेबर्स की ज़रूरत है, मार्केटिंग करने के लिए भी आपको अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ आपको कौन प्रोवाइड करता है? ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करता है। अब हम आगे देखेंगे सप्लाई चेन क्या होता है। सप्लाई चेन बेसिकली बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई चेन के अंदर हम रॉ मटेरियल से लेके जब तक वो फिनिश नहीं होता तब तक हमारा सप्लाई चेन का प्रोसेस चलता रहता है। रॉ मटेरियल से उठा के आप उसको किसी एक जगह से जहाँ पे वो चीज़ बन रही है, जैसे कि अगर हमारे पास खेती बाड़ी का काम हो रहा है तो वहाँ से टमाटर हैं या केचप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, तो आप वहाँ से टमाटर्स को उठा के कंपनी तक लेके जाना, ये भी एक पूरा सप्लाई का प्रोसेस है। एंड देन कंपनी में उसको फिर आगे री इंजीनियरिंग करना, उसके पूरे प्रोसेस को चलाना, ये सब के अंदर रॉ मटेरियल से लेके जब तक एक प्रोडक्ट फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हमारी सप्लाई चेन जो है वो वर्क करती रहती है। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन कि हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट को स्टडी क्यों करते हैं। क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजमेंट को हम स्टडी करेंगे तो हम पता चल जाएगा कि हम लोगों को यूज़ करते हुए किस तरीके से हम एक प्रोडक्टिव चीज़ बना सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कितने अच्छे तरीके से रन आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमें ये पता चलेगा हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये सारा होल प्रोसेस जो है वो हमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट से ही पता चलता है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो ऑपरेशनल मैनेजर्स हैं उनका काम क्या है, वो ये काम क्या करते हैं। अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने कंट्रीब्यूशन को, हम अपने नेट प्रॉफिट को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारे पास नॉर्मली करंट हमारी जो सिचुएशन चल रही है उसमें सेल है 1 लाख, कॉस्ट जो है हमारी ऊपर थी 80,000, ग्रॉस मार्जिन पड़ता है 20,000, और फाइनेंसिंग की कॉस्ट है 6,000, और बाकी अदर टैक्स वगैरह के एक्सपेंसेस निकाल के बाद हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो 10,500 लगता है। अब हमारे पास यहाँ पे है 3 सिचुएशंस। अगर हम मार्केटिंग ऑप्शंस को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, सेल्स को हमने इंक्रीज़ कर दिया। जब हमने अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया तो फिर उसी के साथ साथ हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अब इस बार हमारा ग्रॉस मार्जिन जो है वो 30,000 है। अब फाइनेंसिंग कॉस्ट तो वही है 6,000, और टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। टैक्सेस इंक्रीज़ करने के बाद हमें कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है, नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है 18,000, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन हमारे पास जो है वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है, यानी कि हम अपनी जो फाइनेंस की कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दें।
हमने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब से बात वगैरह करके हमने अपनी फाइनेंसिंग की कॉस्ट को कम कर दी। जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट हमें 6000 पड़ रही थी, अब वो हमें 50% कम यानी कि 3000 पड़ रही है। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो कॉस्ट है उसमें भी हमारी नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो गया। अब जब इंक्रीज़ हुई है तो इस तरह हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमें आ रहा है 12,750 आ रहा है। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि हम जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करें और अपनी प्रोडक्ट के अंदर एफिशिएंसी दिखाएं। तो उस तरीके से हम जब कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो 22,500 पर आ रहा है, ये जो कि बाकी दोनों ऑप्शंस के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इस वजह से हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंसी यूज़ करके एक अच्छी इनकम नेट प्रॉफिट को अर्न कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस इवेंट इन ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट में जो हुए हैं वो 3 तरीके के इवेंट्स हुए। 1976 से एराज से लेके 1988 के एराज तक जितने भी साइंटिस्ट आए उन सब ने कॉस्ट के ऊपर फोकस की, कॉस्ट को हम रिड्यूस करें। जिस तरीके से एडम स्मिथ आए, फिर चार्ल्स बेबेज आ गए और इन्हीं के साथ टेलर आए, इन सब ने कॉस्ट पे फोकस किया। अब सेकंड इवेंट जो हुआ है जैसे 1980 से लेके 1995 तक के एराज में जो हुआ है उन तमाम जो भी हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे इकोनॉमिक्स थे, उन सब ने फोकस किया है क्वालिटी के ऊपर कि हम क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करें। जो 1976 के एरा के थे उन्होंने कॉस्ट के ऊपर फोकस किया कि कॉस्ट रिड्यूस हो। अब 1980s के जो थे उन तमाम साइंटिस्ट ने कोशिश की कि हम क्वालिटी को इंक्रीज़ करें। अब जो 1995 से लेकर 2010 तक के एराज के लोग थे उन तमाम लोगों ने फोकस किया कि हम कस्टमाइज़ चीज़ बनाएं, क्योंकि 20s के एरा में अब जो लोग हैं वो कस्टमाइज़ चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं और अब तो टोटली हर तकरीबन इंडस्ट्री ही कस्टमाइज़ होने लग गई है। अब आप फर्नीचर की इंडस्ट्री में चले जाएं तो वो भी आपको कस्टमाइज़ चीज़ें बना के दे रही है। आप प्रोडक्ट्स की भी बहुत सारी, जिस फील्ड में आप जाना चाहें उस फील्ड में ही आपको कस्टमाइज़ चीज़ें मिलने लग गई हैं। तो यानी कि इस टाइम के जो एराज के लोग हैं वो तमाम लोग, और जो आज इस टाइप की आवाम है, जो पब्लिक है, पब्लिक की डिमांड है कस्टमाइज़ चीज़ों के ऊपर। वो जो ऑलरेडी बनी हुई शोकेस पिक्चर्स होंगी उनको वो ज़्यादा अडॉप्ट नहीं करते जितना कि वो अपनी कस्टमाइज़ बनवाने में होते हैं। कस्टमाइज़ प्रोडक्ट हाँ थोड़ी सी कॉस्टली होती है बट कस्टमाइज़ होती है, आपको पता है उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के फ़ीचर्स ऐड करवाते हो। तो इस टाइम के जो एराज के पीपल्स हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे लोग कस्टमाइज़ चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं।